हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट अल्केमी चैनल बाय अन अकेडमी। बच्चों, हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा। कुछ बच्चों ने क्या है, इस कहावत को ना बहुत सीरियसली ले लिया और जब हम सब ने, सारे एजुकेटर्स ने, सब लोगों ने खूब चिल्ला चिल्ला कर काउंटडाउन शुरू कर दिया। 100 दिन बाकी हैं नीट 2023 में, 90 डेज लेफ्ट, 45 डेज लेफ्ट, 60 डेज लेफ्ट, ऐसा जब बोलना शुरू कर दिया तब वो जागे हैं और फिर दनादन मैम अब तो बहुत ही करो या मरो वाली स्थिति आ गई है। केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स करें जिससे कम से कम 120-130 मार्क्स हम ले आए। ऐसे मैसेजेस दनादन आने शुरू हो गए। राइट, तो ये वीडियो बनाना क्या हो गया, ज़रूरी हो गया। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है जो जैसा ऐसा सेड अभी ही जागे हैं और कुछ करके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके 120 मार्क्स तक, 130 मार्क्स तक केमिस्ट्री में लाना चाहते हैं। उनके लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही जो स्टूडेंट्स अपना सिलेबस कर चुके हैं लेकिन रिवीजन एक प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं कि मैम पहले प्रायोरिटी पर वो चैप्टर्स ले लेते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है या जो नीट में पॉसिबली ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, उनसे हम अपना स्कोर ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो पहले वो प्रायोरिटी लिस्ट हम बनाकर वो रिविजन उनका पहले कर लेते हैं, बाद में दूसरे चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे। तो ये वीडियो सारे बच्चे जितने भी नीट 2023 एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको लास्ट मोमेंट अपने स्कोर को पुश करना है या आपको एक रिवीजन के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, जैसे भी नीट 2023 के एस्पिरेंट्स है, आज की वीडियो देख लो। बहुत सारे चैप्टर्स रूल आउट कर रही हूँ मैं, कुछ हैंडफुल चैप्टर्स आपको बताऊंगी जो अगर आपने बहुत तरीके से बहुत अच्छे से कर लिए तो आपके डेफिनेटली केमिस्ट्री में, तो मैं ओवरऑल केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री में तो आपके कम से कम 130 तक मार्क्स आ जाएंगे। और वैसे भी देखो बच्चों, अगर पुराने पेपर्स, पुरानी कट ऑफ अगर आप देखो लास्ट ईयर की या लास्ट टू लास्ट ईयर की, तो एक अच्छा स्कोर नीट क्वालिफाई करने के लिए लगभग आपको चाहिए 620 तक, 615, 620, 625 तक का स्कोर चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री में आपका 120-130 स्कोर आना चाहिए। फिजिक्स में भी इसी तरीके से 130 के आसपास स्कोर रहना चाहिए। बायो में थोड़ा सा ज्यादा स्कोर नो डाउट आपका होना चाहिए और वो आ भी सकता है। राइट, तो केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो पूरी केमिस्ट्री में तीनों ब्रांचेस को मिलाकर, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों को मिलाकर आपके पास लगभग 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं। अब 30 चैप्टर्स, अब जो बच्चे अभी उठे हैं उनके लिए तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो 30 चैप्टर कर ले। तो मैं उन 30 चैप्टर में से मात्र 5 और 3 8 और 3 11 और 2 एक्स्ट्रा अगर आप मान लो तो भी मैक्स टू मैक्स 13 चैप्टर्स आपको बताने वाली हूं। अगर आपने 13 चैप्टर्स तरीके से कर लिए तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में आपका स्कोर 120 तो जाएगा ही जाएगा। अब इसको करना कैसे है, जो भी चैप्टर मैं अभी आपको बताऊंगी उसमें क्या आपको क्या, क्योंकि सेकंड कंफ्यूजन ये आ जाता है कि अब एकदम लास्ट मोमेंट है तो हम क्या करें, हम PYQs करें या हम ये वाली बुक करें या हम NCERT करें या हम नोट्स देखें या हम ऑनलाइन लेक्चर्स देखें, क्या देखें। तो हमें कंटेंट क्या फॉलो करना है, हमें उसमें क्या लिटरेचर देखना है या कौन किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये एक और कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है। तो बच्चों, जो भी चैप्टर्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें अब क्योंकि लास्ट मोमेंट है एकदम, ये आप प्रायोरिटी पर सबसे पहले, अगर ऐसा कोई चैप्टर है जो तुम्हारा बिल्कुल ही पढ़ा हुआ नहीं है, तुम एकदम ब्लैंक हो कि उस चैप्टर में क्या आता है क्या नहीं आता, तो एटलीस्ट किसी का भी 1 शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिए। इस चैनल पर भी आपको 1 शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे। आप जिसका भी आपको बेटर समझ में आता है आप 1 शॉर्ट वीडियोस उसका देख लीजिए। इनफैक्ट ये आप सारे ही टॉपिक्स के लिए कर सकते हो ताकि आपकी, अगर वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो फटाफट से रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि 1 शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई जाती हैं और उनको ही फास्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में अलग अलग तरीके से हम आपको समझाते हैं। राइट, तो 1 शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए इन सारे चैप्टर्स के, तो आपकी थ्योरी जो है रिकॉल हो जाएगी या क्लियर हो जाएगी अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। दूसरा, आप उसकी NCERT जरूर रीड करें। सेकेंड स्टेप में आपको उसकी NCERT पहले रीड मत करना, क्योंकि कभी कभी कुछ चैप्टर्स में NCERT की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि आप खुद, अगर आपने वो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो वो खुद लैंग्वेज आपके लिए पकड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो पहले किसी से समझ लो, 1 शॉर्ट वीडियोस देख लो, उसके बाद आप क्या करना, केमिस्ट्री जो NCERT है उसको पढ़ लेना। थर्ड स्टेप में PYQs करने हैं कुछ और, क्योंकि अब टाइम नहीं है, इसलिए अगर ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए तो आप कोई और बुक मत उठाओ या कुछ और क्वेश्चन बैंक मत उठाओ करने के लिए, आप उसके PYQs लगा लो, क्योंकि
ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं हर साल जो रिपीट होते हैं वो PYQ से ही डिराइव होते हैं। उन्हीं की ही कुछ लैंग्वेज बदल दी या कुछ उसमें डेटा बदल दिया या कुछ अलग अलग तरीके से उसमें चेंजेस करके ही PYQ ज्यादातर आते हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छे से PYQs कर लिए, और PYQs ऐसे नहीं कि 2 साल के कर लिए 3 साल के कर लिए, थोड़ी तो मेहनत करना बनता है। तो PYQs कम से कम 8 से 10 साल के तो करो ही करो। तो तीसरा स्टेप हो गया आपका PYQs का, और चौथा स्टेप हो गया आपका एक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। कोई भी मॉक टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि हाँ आपका टेम्परामेंट उस टॉपिक के लिए क्या है, आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी आप बना पा रहे हो। तो ये सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, जो और भी बहुत सारे रूलिंग फैक्टर्स हैं, हमारा स्कोर क्या रहता है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने सिलेबस 100% कंप्लीट कर लिया या नहीं करा, पर वो बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। आपने स्पीड क्या रखी हुई है, क्या आप केयरलेस मिस्टेक करते हो, या आप वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम कम पड़ रहा है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो टेस्ट देने से ही हमें समझ में आते हैं कि हम कहां अच्छा, किस फ्रंट पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस फ्रंट पे हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं। वन शॉट वीडियो देख लिया जो टॉपिक है उसका, दूसरा उसकी NCERT पढ़ ली, NCERT के पीछे के क्वेश्चंस कीजिए। बेशक वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पर फिर भी बहुत बार उन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शंस बनाकर नीट में आ जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं पीछे, ऑब्जेक्टिव भी हैं कुछ कुछ चैप्टर्स में, तो आप वो सारे कीजिए। इन टेक्स्ट के क्वेश्चन जरूर कीजिए NCERT के। तो NCERT तो अपन को बहुत अच्छे से पढ़नी है। तीसरा उसके PYQs ले लीजिए, PYQs अटेम्प्ट कर लीजिए, और वो भी कोशिश कीजिए टेस्ट के फॉर्म में अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपकी टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो। और लास्ट में 4th स्टेप में आप क्या करोगे, कोई भी मॉक टेस्ट उसका दे दोगे। तो ये 4 स्टेप्स आप परफॉर्म करो। ये जो 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 एंड 2 और चैप्टर्स मैंने इसमें इंक्लूड किए, तो ये 13 चैप्टर्स के लिए अगर आप ये 4 स्टेप्स परफॉर्म कर लेते हो बच्चों, तो मार्क माय वर्ड्स, आपके कम से कम 120 मार्क्स 130 मार्क्स तो केमिस्ट्री में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब वो क्या क्या चैप्टर्स हैं मैंने स्ट्रीम वाइज बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स करना ही करना है। इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में भी आप जानते हो 2 पार्ट्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से आता है ना, ली शैटले प्रिंसिपल से आ गया, तो वो आप कवर करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक अच्छा कंसेप्चुअल चैप्टर है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये 3 तो डू और डाई वाले चैप्टर्स हैं ही फिजिकल केमिस्ट्री में, कि इन 3 में से हम किसी को भी, मतलब अब इसमें कटौती मत करो। मैंने ऑलरेडी 30 से मैं 13 पर आपको ले आई, व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर। तो अब इसमें और कटौती मत करना। अब इसके बाद मुझे मैसेज मत करना मैम इसमें से भी एक आध कम कर दो ना, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर नीट क्लियर करना है तो ये 3 हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपके पास स्कोप है, अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट भी एक बार कर लीजिएगा। राइट, टाइम बचता है तो ये 2 चैप्टर्स भी कर लीजिएगा, वरना जो मैंने 3 ये चैप्टर्स लिखे हैं, ये 3 तो फिजिकल केमिस्ट्री में करने ही करने हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक में भी मैंने 3 चैप्टर्स लिखे हैं, पर हालांकि वो लिखने में 3 है पर थोड़े आपको हैवी लगेंगे। पहला केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती तो वैसे भी केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हो पाएगी, क्योंकि बॉन्डिंग के ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक में भी लग रहे हैं, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है केमिकल बॉन्डिंग। राइट, तो बॉन्डिंग तो आपको करना ही करना है। दूसरा आ जाता है ब्लॉक केमिस्ट्री। आप बोलोगे मैम आपने तो ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी ही लिख दी, उसमें तो एस ब्लॉक भी आ गया, पी ब्लॉक भी आ गया, DNF ब्लॉक भी आ गया। तो लेट मी टेल यू, ब्लॉक केमिस्ट्री जितनी कर सकते हो उतनी करो, अगर नहीं कर सकते तो प्रायोरिटी भी बता देती हूँ, पी ब्लॉक तो पूरा करना ही करना है। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये तो आपको करना ही करना है। इसमें से भी प्रायोरिटी पर आपका ग्रुप 15 तो आता ही आता है। तो अगर आप सारे ब्लॉक्स नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप सबसे पहले पी ब्लॉक तो करोगे ही करोगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एस ब्लॉक करो, उसके बाद DNF ब्लॉक करो। तो ये आप ब्लॉक केमिस्ट्री में ये वाली प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। पी ब्लॉक छोड़ के नहीं जाना है,
पी ब्लॉक छोड़ के नहीं जाना है, ये बात गांठ बांध लीजिए। तो ब्लॉक केमिस्ट्री और साथ में थर्ड छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और इजी चैप्टर है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको तो आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर्स जो है या ये 3 टॉपिक्स जो है ये आपको करने हैं। केमिकल बॉन्डिंग करना ही करना है। केमिकल बॉन्डिंग में भी मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर हो गया या मैग्नेटिक बिहेवियर हो गया, इस पर आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पर, शेप्स पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से करनी है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते वक्त उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा एंड दैट इज वेरी वेरी सिंपल। इसी चैनल पर अगर आप देखोगे तो मेरे केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने बहुत डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग समझा रखी है, तो आप वो भी देख सकते हो। ब्लॉक केमिस्ट्री में एज आई सेड पी ब्लॉक छोड़ के नहीं जाना है, करना ही करना है, और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो GOC 1 and 2 है ना, GOC 1 and 2 ये वैसे भी ऑर्गेनिक अगर आपको चैप्टर समझने हैं तो ये आना जरूरी है। एज द नेम सेज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें सारे जनरल, सारे बेसिक, सारे फंडामेंटल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ये आपको आनी चाहिए। दूसरा हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये करने ही करने हैं। और लास्ट में ये जो 2 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, ये ज्यादातर बच्चे छोड़ के जाते हैं क्योंकि इन्हें लर्न करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। बट लेट मी टेल यू, अगर आप अभी कुछ सालों के PYQs देखोगे तो उसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स इनके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्वेश्चन आता ही आता है। तो बिल्कुल भी इन दोनों चैप्टर्स को छोड़ने की गलती मत करना। हाँ, आप इसको थोड़ा सा एंड के लिए रख सकते हो। अभी आप एक रफ स्टडी करके पॉलीमर्स की, बायोमोलिक्यूल्स की एक रफ स्टडी करके कि हाँ आपको एक आइडिया लग जाए, दिमाग में एक थोड़ा सा पिक्चर बन जाए कि ये चैप्टर्स किस चीज से रिलेटेड है या किस तरीके से चैप्टर्स में थ्योरी गिवन है, और फिर बाद में आप जो है एग्जाम के थोड़ा पहले आप इनको क्या कर सकते हो, थॉरली आप इनको रिवाइज कर सकते हो। तो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बच्चों ये 13 चैप्टर्स, 5 अगर मैं इसमें फिजिकल में मान लूं, 5 मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले रही हूं और 3 मैंने जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिए हैं। तो ये जो 13 चैप्टर्स हैं ये तो आपको करने ही करने हैं। जैसा कि मैंने बोला, डू और डाई, करो या मरो वाली ही स्थिति है अब कि करना ही है। अगर नीट में क्वालिफाई करना है तो ये चैप्टर्स केमिस्ट्री में कम से कम ये चैप्टर्स तो करने ही पड़ेंगे, इससे कम मैं नहीं कर सकती, इनफैक्ट कोई भी नहीं कर पाएगा। ये तो आपको डू और डाई वाले चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही करने हैं अगर आप 120 130 तक स्कोर करना चाहते हैं केमिस्ट्री में, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अपना रिवीजन का एक प्रॉपर प्लान बनाइए। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का कोई टॉपिक ले रहे हो तो उसके बाद यू कैन टेक इनऑर्गेनिक, उसके बाद फिर आप लास्ट में ऑर्गेनिक का टॉपिक ले सकते हो, इस तरीके से चल रहे हो। बट अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो उसके बाद इनऑर्गेनिक मत पढ़ो, फिर आप फिजिकल बीच में सैंडविच कर दो, क्योंकि फिजिकल न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, अपना न्यूमेरिकल बेस्ड स्ट्रीम है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही थियोरेटिकल फ्रंट्स पे ज्यादा रहते हैं। तो आप ऑर्गेनिक पढ़ी उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ी, ये आपका सही पैटर्न नहीं होगा पढ़ाई करने का। आप ऑर्गेनिक के बाद या आपने पहले इनऑर्गेनिक पढ़ ली, उसके बाद आप फिजिकल पढ़ लो, उसके बाद आप ऑर्गेनिक पढ़ लो, ऐसे थ्योरी न्यूमेरिकल थ्योरी, ये सैंडविच इस तरीके से आपको बनाकर चलना है ताकि हमारा जो दिमाग है वो चीजों को ज्यादा अच्छे से क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये 4 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए जो आपको हर जितने भी टॉपिक्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं सबके लिए वो 4 स्टेप्स कंपल्सरी हैं। कर पाओ तो एक स्टेप और बता रही हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाने का, जो आपको बहुत काम आएगा। बट रियलाइजिंग कि हाँ अब तो बहुत कम टाइम है तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पहले नहीं बोला। बट अगर आप कर सकते हो तो PYQs जैसे देखें तो आपको PYQs देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक बिहेवियर पर क्वेश्चन आ जाता है वो इंपॉर्टेंट है, या इसी चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जैसे ही आप किसी का 1 शॉट वीडियो देखोगे तो एक तो वो भी बता देंगे कि हाँ इस चैप्टर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पिछले सालों में आ चुकी हैं। PYQs करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रिपीटेडली कौन से सब टॉपिक से आ रहा है। तो जैसे ही आपने 1 शॉट वीडियो देखा, आपने उसकी NCERT पढ़ी, आपने PYQ करे, इस तीसरे स्टेप पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें से क्या सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मतलब उस चैप्टर में भी आप अपनी क्या कर सकते हो, एक प्रायोरिटी लिस्ट, एक इंपॉर्टेंट लिस्ट आप बना सकते हो।
राइट। तो उसी के ही शॉर्ट नोट्स, उसी को इंक्लूड करते हुए शॉर्ट नोट्स बनाने ला, अगर टाइम है तो। लेकिन अगर टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का तो कोई बात नहीं, बट ये 4 स्टेप्स तो आपको करने ही करने हैं, और ये 13 चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं। आप चाहो तो इन 2 को और थोड़ा सा लेस प्रायोरिटी पर रख सकते हो, बट बाकी के जो 11 चैप्टर हैं बच्चों, वो तो करने ही करने हैं। और अब वो टाइम आ गया है जब आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेक भी ले रहे हो पढ़ाई करते वक्त, तो भी उस ब्रेक को बहुत सूझबूझ, बहुत समझदारी से यूटिलाइज करना, कि उसमें कोई भी आप ऐसा काम ना करो जिससे कि आप अपनी पढ़ाई से, अपने सब्जेक्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। जैसे गेम्स खेलना या YouTube पर वीडियोस देखना अननेसेसरी की। कोई लेक्चर देख रहे हो, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हो तो बात अलग है, दैट इज ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर गोल, राइट। बट कोई अननेसेसरी की रील्स देखना, अननेसेसरी की वीडियोस देखना, या चलो मॉल घूमकर आ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ चले गए, अब ये सब आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ये मान के चलो कि अगर आप 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो अब, तो आप 10 कदम दूर जा रहे हो अपने नीट के स्कोर से। तो 1 मिनट यू आर वेस्टिंग, इफ यू आर वेस्टिंग 1 मिनट, तो आप अपने स्कोर से, अपने गोल से 10 कदम पीछे जा रहे हो। वेस्ट करो, आपकी चॉइस है ना। बट समझदारी इसी में ही है बच्चों कि 1-1 मिनट भी ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे दिन भर में। जब आप रिकॉल करो कि आज मैंने क्या किया पूरे दिन भर में, तो टारगेट्स जो सेट करे हैं आपने, डेली टारगेट्स, वो कंप्लीट होने चाहिए। और कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ना 10 मिनट वहां पर वेस्ट कर दिए या 15 मिनट उस चीज में वेस्ट कर दिए, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता। तो अब ये वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे दिमाग में आए कि यार टाइम वेस्ट हो गया। बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम वेस्ट करने का। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप ये चैप्टर्स कर पाओगे। जहां भी दिक्कत आए, या मेरा सब्जेक्ट, इन तीनों में मेरी जो स्ट्रीम है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर आप चाहते हो कि मैम आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें 1 शॉट वीडियो दे दो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजना। कोई और नीट 2023 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई भी किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको फील हो रहा हो अपनी जर्नी में, या कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर लिख कर देना। ठीक है बच्चों, विल डेफिनेटली कम अप विद अ सोल्यूशन। तो लग जाओ, अब तो लग ही जाओ। जो लोग अभी अभी जागे हैं वो अब तो लग ही जाएं, बाकी बच्चे तो लगे ही हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी तकलीफ आ रही है चैनल पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, डेफिनेटली हम सोल्यूशन लेकर आएंगे। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस चैनल के थ्रू बहुत अच्छी मिल सकती हैं, जो आपको नीट 2023 की तरफ और ज्यादा पॉजिटिव तरीके से डायरेक्ट करेंगी। ठीक है बच्चों, तो गुड लक, लगे रहिए तैयारी में, हम सब आपके साथ हैं। बिल्कुल भी अकेला फील मत करना खुद को, जहां दिक्कत आए हमें याद कर लेना। गुड लक।